हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, इंटरव्यू सीरीज में ही एक और वीडियो लेके आए हैं आज कि वो रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से रिजेक्शन होते हैं इंटरव्यू में। देखिए, इंटरव्यू में अगर 100 स्टूडेंट अगर इंटरव्यू में बैठेंगे तो देखिए कोई 50 को तो रिजेक्ट होना है, क्योंकि वो रूल है। अब बात यह है कि आप उन 50 में होगे जिनका सिलेक्शन होगा या जो 50 रिजेक्ट होंगे उनमें होगा। और यहाँ पे सारा खेल ना एक्स्ट्रा एज का है, क्योंकि जो पहले वाला स्कोर है वो तो फिक्स है। जो अब वेरिएबल होगा वो तो इंटरव्यू का स्कोर है। जो आपने रिटर्न में आना था वो तो आ चुका, बट ये अभी भी आपके हाथ में है। तो हमें हमें ये कोशिश करनी है कि वो एक्स्ट्रा एज हमें मिले और दूसरे को ना मिले वो। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल में देखते हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है। ये मेरा नाम है, पीओ पोस्टेड था मैं ओबीसी बैंक में। उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और हरियाणा ग्रामीण बैंक में पीओ सेलेक्टेड था। और प्रेजेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैं जॉब कर रहा हूँ। तो चलिए मेन टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। देखिए, रीजन ऑफ रिजेक्शन जो है ना, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमारा कारण क्या है, इसको आपको डराना मेरा पर्पस नहीं था कि क्यों रिजेक्ट होगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं इसलिए डाल रहा हूं कि आप ना इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। ठीक है। देखिए, ये एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट होगा ना वही सरवाइव करेगा, ये नेचर का रूल है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे कम गलतियां करेगा, जो सबसे फिट होगा, वो यहाँ पे सेलेक्ट होगा। तो हमें क्या करना है, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और इनको इम्प्रूव करना है, अगर इनमें से कोई भी चीज हमारे अंदर है। देखिए, ये होगा क्या, ये जो मिस्टेक्स है ना, ऐसा नहीं है कि ये मिस्टेक्स सोल क्राइटेरिया होंगी आपको डिसाइड करने का और आपको वो टोटली रिजेक्ट कर देंगे कि जी आपने ये गलती कर दी, आपको जीरो दे देते हैं, आपका तो रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ये बस आपके मार्क्स को जो है वो कम कर देंगे। और जो आपकी एज थी ना वो खत्म हो जाएगी। मान लो कोई दो कैंडिडेट थे, एक के 58 मार्क्स है, मान लो अभी तक 58 और आपके हैं 60। और एक बार जनरलाइजेशन को साइड में हटा देते हैं, यूं समझ लेते हैं कि इंटरव्यू का सीधा स्कोर इसके अंदर ऐड होना है। मान लो इस बंदे के आगे यहाँ पे 10 नंबर आउट ऑफ 20 और सीधा ऐड होने हैं मान लो, तो इसका नेट स्कोर हो गया 68। आपके 60 थे, अभी तक आपके पास एज थी, मगर अभी आपके नंबर ऐड हुए यहाँ पे 7, आप हो गए 67 पे। ये बंदा जो आपसे पहले कम लेवल पे खड़ा था वो इंटरव्यू में अच्छे लेके आपसे ऊपर चला जाएगा। आपके जो पहले अच्छे थे वो आप थोड़ा सा कम स्कोर करके आप यहाँ चले गए। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वीडियो, ये वही है कि ये आपको ये 7 पे ना लाएं, आप ये 10 की तरफ जाओ, 7 वाले में से आप ना बनो। तो इन्हीं पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। ये इक्वल मार्क वाला मैं डिफाइन कर चुका हूँ। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है ना दोस्त, शुरू से अभी तक की जितनी वीडियोस हैं उनमें मैंने ये बोला है, वहां पे ना झूठ नहीं बोलना है। झूठ और फैब्रिकेट करने में फर्क है, वो मैं समझाता हूँ अभी। झूठ नहीं बोलना है, आप फेस वैल्यू पे झूठ बोल रहे हो। मान लो कि जो चीज प्रूव हो चुकी है या प्रूव हो सकती है और फिर भी आप झूठ बोल रहे हो। मान लो किसी टॉपिक पे आपसे कुछ पूछा, आपने बोला जी ये है, इंटरव्यू ने कहा पक्का यही है, आपको पता है कि वो झूठ बोल रहे हो, बट फिर भी अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए कि हाँ मेरा पॉइंट बिल्कुल सही है, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, या आप मिस गाइड कर रहे हो और इंटरव्यूअर उस बात को कैच कर लेता है, ये आपके लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। या आप ब्लफ कर रहे हो, पता नहीं था आपको, आपको लगा कि एक तुक्का मार देता हूँ शायद चल जाएगा। सी लैंग्वेज का कुछ पूछ लिया, आपको लगा इनको थोड़ा ना पता होगी सी लैंग्वेज का कुछ भी, आपने ब्लफ मार दिया। और सामने वाले को सी लैंग्वेज आती है, आपको थोड़ा ना पता है पैनल में जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका पैरेलल एक्सपीरियंस क्या है, वो किस चीज के लिए, हो सकता है बैंक ने उनको उसी काम के लिए बुलाया हो वहां पे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर जवाब आएगा तभी बोलना है। आपको अगर डाउट है ना तो उसमें बोलिए सर आई एम नॉट वेरी श्योर, बट एज पर माई इन्फॉर्मेशन दिस इज दिस थिंग। ओके, आपको इतना बोलना है अगर आप श्योर नहीं हो तो। और नहीं तो अपना ऑनेस्टी के साथ जवाब दो। इसका सोल्यूशन क्या है, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको इन गलतियों की बताऊंगा, इनके सोल्यूशन भी दूंगा। आपको ना थ्रू आउट ऑनेस्ट रहना है। और अगर आप थोड़ा बहुत फैब्रिकेट कर भी रहे हो, जैसे क्या है, स्ट्रेंथ है, हॉबीज है, ये सबको पता है कि ये थोड़ी बहुत छोटी छोटी फैब्रिकेशन चल जाती है, बट उनको भी ना पकड़े जाएं, इसके लिए उनके जो फॉलो अप क्वेश्चन उनको तैयार कर लो। ये मैंने सारी वीडियो बना रखी है, कैसे फैब्रिकेट करना है, कैसे आपको रीजन जस्टिफाई करना है। और एक डूज एंड डोंट्स वाली भी वीडियो है, डूज एंड डोंट्स, वो जरूर देख लो। इसमें भी जो पॉइंट नहीं है ना वो मैंने उस वीडियो में डाले हैं, बहुत सारे पॉइंट डाले हैं उसके अंदर। ये तो रीजन ऑफ रिजेक्शन बता रहा हूँ खाली मैं आपको। डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आपने क्या किया, जो इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा आपने उसको सुना ही नहीं। जैसे ही उसने कोई वर्ड बोला जिसके बारे में आपकी कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, जो आपको पता था, आपके दिमाग में वो स्ट्राइक कर गई और आपने वही जवाब दे दिया, उसका क्वेश्चन सुना तक नहीं आपने। ये काम मत करो। जैसे उसने आपसे कहा कि हम एनपीए को कम कैसे कर सकते हैं, एनपीए को कम करने तक आप पहुंचे ही नहीं, उससे पहले आपके दिमाग में एनपीए आ गया, आपने क्लासिफिकेशन बता दिया
ये जी एनपीए की इतनी कैटेगरीज होती हैं, जब इतना टाइम हो जाता है इसमें चला जाता है, इसमें टाइम इसमें चला जाता है, इसकी फुल फॉर्म ये है। भाई पूछा है आपसे कि आप टाइप बताओ, नहीं पूछा ना, क्यों बता रहे हो? फुल फॉर्म बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सप्लेन करने के लिए स्टार्टिंग के लिए अच्छा है। बट वो बात मत बताओ जो आपसे नहीं पूछी है। तो इसकी कोशिश ये करनी है कि हमें एक अच्छा जवाब देना है, और अच्छा जवाब कब दोगे? जब आप इंटरव्यूअर को पूरा सुनोगे। हो सकता है कि आपने जानबूझ के ना किया हो ये काम, एनपीए के नाम पे आपने उसके बाद सुना ही नहीं वो पूछ क्या रहा है एनपीए के बारे में। एनपीए के बारे में जो जानना था, जो आप जानते थे वो आपने बता दिया, आपने सुना ही नहीं वो पूछ क्या रहा है उसके बारे में। तो ये काम नहीं करना है, ये दूसरा रिजेक्शन का रीजन होता है। बैंकिंग अवेयरनेस की जो बहुत बेसिक डिटेल है ना, वो गलत मत करो। जैसे कि मान लो कोई बहुत डीप की कॉन्सेप्ट है, शेयर मार्केट का कोई क्वेश्चन है, सेकेंडरी मार्केट का कोई क्वेश्चन है, हेजिंग, फंडिंग, पता नहीं क्या क्या, कोई डीप क्वेश्चन आया मान लो, वो नहीं आता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इंटरव्यूअर मान लेता है भाई हो सकता है इस बंदे ने टॉपिक को ना पढ़ाओ। बट यार छोटी सी छोटी बात ये तो नहीं आप स्किप कर सकते ना कि ये आपको नहीं आता। मॉनेटरी पॉलिसी कोई से कोई क्वेश्चन आ गया, आपको वो नहीं आता है, कितने दिन में बैठती है, कौन कौन वहाँ के बंदे होते हैं, एसएलआर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, सीआरआर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी गलत करोगे तो यार फिर तो आपकी सर्वाइवल पे क्वेश्चन हो गया ना, कि आपको आगे हो आप पीओ बनने, आपको ये तक आपको पता नहीं है। तो क्या है कि जो बेसिक चीजें हैं ना उनके अंदर डाइव डीप डाउन, मतलब गहराई में उतर जाओ उनके, चाहे 2 जगह से 3 जगह से पढ़ लो, बट क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी उस टॉपिक के बारे में, और खुद को एक्सप्लेन कर लो 3-4 बार, वो कंसेप्ट खुद को समझा दो। होता क्या है ना, जब आप कोई किसी चीज को किसी को समझाओगे ना, तब आपको वो वर्ड्स निकल निकल के आएंगे कि यार कैसे समझाऊं इसको, इस तरह बता देता हूं मैं। तो ये चीज आप ये भी करनी है। अच्छा, मान लो आपको कोई चीज नहीं आती यार, कोई जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ मान लो बेसिक डिटेल भी नहीं आती है, तो यार ब्लफ तो मत मारो ना वहां पे। एक हम्बली सॉरी बोल दो कि सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैं आई एम नॉट एबल टू कैच माई माइंड। या फिर सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, डिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा बोलो कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ एंड आई विल ट्राई टू सी इट वंस दिस इंटरव्यू इज ओवर। और हर बार ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सर मैं घर जाके देखूंगा, घर जाके देखूंगा। एक बार बोल दिया ना उसके बाद बस, अगर उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आता तो सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को ना करना है। तो ये काम आपको नहीं करने हैं अगर नहीं आता है तो, और ये सब करने हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, कई लोग क्या होते हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ना इंटरव्यूअर का क्वेश्चन पूरा ही नहीं होने देते और उसके बीच में ही कूद जाते हैं। मान लो वो पूछ रहा था, कोई एक्सप्लेन करने, कोई क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था, पैनल में जो बंदा बैठा है कि भाई ये क्वेश्चन है, और वो उस क्वेश्चन के हाफ में पहुंचा था पूछने के लिए, आप बीच में आगे जी मैंने तो जवाब दे दिया, देखो आपने पूछा नहीं उससे पहले तो मैंने जवाब दे दिया। ना करो भाई ये काम, बहुत लोगों की आदत होती है, सामने वाले को सुनेंगे नहीं, उससे पहले वो अपने कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। मत करो ये काम, उसको कंप्लीट करने दो, एटलीस्ट सुनो ना, उसको ये तो पता चले ना कि आप एक अच्छे लिसनर हो। आपने जवाब नहीं दिया वो एक तरफ है, गलत जवाब दिया वो एक तरफ है, बट एटलीस्ट आपने सुना, इसका मतलब आप एक अच्छे लिसनर हो। तो ये काम मत करो। दूसरा, मान लो कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गई, आपने कुछ पॉइंट दिया, इंटरव्यूअर ने आपको फंसाने के लिए कुछ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर दी जानबूझ के, उसके साथ उलझो मत यार, वहां उलझ के आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब ये कुछ वैसा है, वो सांड वाला गेम है ना, आप वो बंदे हो, वो सामने वाला वो सांड है, आप उसको जितना मर्जी टक्कर मार लो, आप उससे नहीं जीत पाओगे अगर आप सही हो तो भी। आप मान लो कि वहां पे कुछ नहीं होना है, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट मत करो। अगर मान लो कोई पॉइंट फंस जाता है, सर आई थिंक यू आर वेरी राइट, आई थिंक आई एम रॉन्ग ऑन दैट स्टैंस, बस क्या हो गया, कितनी बड़ी बात थी, आपने एक्सेप्ट कर ली। एरोगेंस मत लेके आओ बीच में, आपने अपना पॉइंट रख दिया, पूरा एरोगेंट होके बोला सर नहीं ये तो यही होता है, आई थिंक यही यही होता है, ना ये मत करो। डूज एंड डोंट्स वाली वीडियो देखो, उसमें और भी पॉइंट मैंने बताए हैं। आपको ना बहुत हम्बल रहना है थ्रू आउट द इंटरव्यू, क्योंकि आप बीइंग ए मैनेजर यू कैन नॉट अफोर्ड टू be arrogant, you cannot afford to contradict too much with the customer, you cannot afford to jump on the conclusion in between when things are going into the process। तो ये सब काम आपको करने ही नहीं है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये गलत पॉइंट करते हैं, ये एक रीजन हो जाता है। टांगे ऐसे क्रॉस करके बैठ गए हैं इंटरव्यू पैनल के सामने, ना 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 ना, हाथ ऐसे करके, हाँ भाई पूछो क्या पूछोगे। भाई बहुत कुछ पूछ लेंगे वो, कुछ नहीं आता है तुझे उनके सामने। एक्सपीरियंस ऐसे ही बाल सफेद नहीं कर रखे उन्होंने। ये एक पॉइंट है ना, ये काफी बच्चों के दिमाग में है कि सर मैं नर्वस हो जाता हूँ, थोड़ी बहुत शिवरिंग भी हो जाती है, मेरी आवाज में भी थोड़ी सी कंपन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एट ऑल। सुन लो एक बार फिर से,
आपको डर लग रहा है, आप नर्वस हैं, थोड़ा फंबल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। उनको पता है कि जिंदगी में ये बंदा शायद पहली या दूसरी बार पैनल के सामने बैठा है, ऑब्वियसली वो होगी, वो उन्होंने भी किसी टाइम पे फेस किया है। पैनल में से किसी एक बंदे को आज उठा के कैबिनेट पैनल के सामने बिठा दो, कैबिनेट की मीटिंग में, उनकी खुद की हालत यही हो जाएगी। ये कोई गलत नहीं है, नर्वस होना कुछ भी गलत नहीं है, थोड़ा बहुत शिवरिंग करना कुछ गलत नहीं है। और पहली 1 से 2 मिनट वो आपको कंफर्टेबल करेंगे, इनफैक्ट आपके हर सवाल को हाँ कहेंगे, मतलब अच्छे से बात करेंगे ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ। फिर वो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। बहुत समझदार लोग बैठे होते हैं, सामने वाले पे भरोसा रखो थोड़ा। दूसरा ना, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मैं इंटरव्यू में नहीं करता, एक्सप्लेन करने के लिए हैंड मूवमेंट, क्योंकि ये बोरिंग हो जाएगा अदरवाइज। हैंड मूवमेंट नहीं होनी चाहिए कोई चीज को बताने के लिए, सर एक तो ये चीज होती है कि ये चीज होती है। आपका ना आधा ध्यान अपने ही हाथों में है, और इंटरव्यूअर का भी ध्यान आपके दिमाग, आपके आंसर को नहीं सुन रहा है, वो आपके हाथों की मूवमेंट ही देख रहा है बेचारा। ये नहीं करना है। लेग मूवमेंट होती है कई लोगों की ना, टप 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 ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, नहीं पता चलता है क्योंकि ज्यादा आपने डेमो दिए नहीं होते, तो आपकी ये चीजें हो जाती हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? मिरर के सामने बैठ के ना डेली, अब जितना भी टाइम बच गया है, 1 घंटा 1.5 घंटा मिरर के सामने बैठ जाओ, कमरे के अंदर सामने शीशा लेके बैठ जाओ, और ऐसे प्रिटेंड करो कि सामने वाले ने ये क्वेश्चन पूछा है, आंसर करो। ऐसे प्रिटेंड करो कि सामने वाले ने पूछा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, अब जस्टिफाई करो। खुद ही क्वेश्चन पूछो, खुद ही आंसर करो, खुद ही क्वेश्चन पूछो, खुद ही आंसर करो। तो उस दिन आपको ये नहीं लगेगा ना कि आज ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ जीवन में। द मोर यू विल स्वेट इन द ग्राउंड, द लेस यू विल ब्लीड इन द बैटल ग्राउंड। सिंपल रूल है, हर जगह लागू होता है। ड्रेस कोड, ये गलती कर देते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज है यार, मत करो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, पूरा डिटेल में बताया है कि बहुत सजने संवरने की जरूरत नहीं है, बहुत फन्ने खा नहीं बनना है आपको। आप ना किसी शादी वादी में नहीं गए जो पूरा सज संवर के चले जाते हो, ये काम आपको नहीं करने। उस वीडियो को देख लो, सारे पॉइंट मैंने मेंशन कर रखे हैं। बेसिकली आपकी अगर पर्सनैलिटी, फिर भी मान लो, मैं मान लेता हूँ आप में से कुछ लोगों की हो सकता है ये जो ट्रेट्स मैंने बताए हैं इधर सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये हो सकता है ये ट्रेट्स आपकी ये लाइफ में हो, बट आपको उस दिन के लिए ये नहीं दिखाने हैं। अगर है तो भी यार, एक दिन एक्टिंग कर लो, इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, एक दिन एक्टिंग भी कर लो, क्या बिगड़ जाएगा, है ना? तो ये सारे दोस्त पॉइंट थे जो मैंने मेरे को लगा ये रेलेवेंट थे। और ये सारी वीडियोस जो है मैं चैनल के ऊपर बना चुका हूँ। कोई और वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और बाकियों को भी अगर वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उनके कमेंट को लाइक कर दो, मुझे पता चल जाएगा इतने लोग ये वीडियो चाहते हैं, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। दूसरा, घबराने की जरूरत नहीं है, प्री मेंस क्वालिफाई कर दिया है, आपने ये चीज़ मास्टर कर ली है, इंटरव्यू भी निकाल दोगे, नहीं निकलेगा अगली बार निकाल देंगे, इसका नहीं तो एसबीआई का निकाल देंगे, एसबीआई नहीं तो आरबीआई का निकाल देंगे। क्यों टेंशन में पड़े हो? बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ, जो होना है वो होगा। जो आपके हाथ में है वो है आपकी प्रिपरेशन, उसको करो और खुद पे भरोसा रखो। ठीक है? और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। जय हिंद, जय भारत।